नमस्कार मित्रों, वीडियो को पूरा देखें। कुंभ का अतीत और उसकी महत्ता जानिए क्यों कहा जाता है। प्रयागराज को तीर्थराज कुंभ का इतिहास और उसकी महत्ता के बारे में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि पहले कुंभ का आयोजन राजा हर्षवर्धन के राज्यकाल 764 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपनी भारत यात्रा का उल्लेख करते हुए कुंभ मेले के आयोजन का उल्लेख किया है। साथ ही साथ उसने राजा हर्षवर्धन की दानवीरता का भी जिक्र किया है। ह्वेनसांग ने कहा है कि राजा हर्षवर्धन हर 5 साल में नदियों के संगम पर एक बड़ा आयोजन करते थे, जिसमें वह अपना पूरा कोष गरीबों और धार्मिक लोगों में दान दे देते थे। ग्रंथों के अनुसार इन संयोग में कुंभ का आयोजन होता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है। दूसरा, जब बृहस्पति के मेष राशि में प्रविष्ट होने तथा सूर्य और चंद्र के मकर राशि में होने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ का आयोजन होता है। तीसरा कुंभ बृहस्पति एवं सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी के किनारे पर कुंभ का आयोजन होता है और बृहस्पति के सिंह राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुंभ का आयोजन होता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब अर्षि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में अर्षिवर ने कहा कि हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थान है वह बहुत ही पवित्र है, आप वहां भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में प्रयागराज के महत्व का वर्णन बहुत रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पतिहि आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अक्षयवट हर्षहि गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन, तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ। राजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार माघ के महीने में त्रिवेणी संगम स्नान का यह रोचक प्रसंग कुंभ के समय साकार होता है। साधु संत प्रातःकाल संगम पर स्नान करके कथा कहते हुए ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों और तत्वों की विस्तार से चर्चा करते हैं। कुंभ भारतीय संस्कृति का महापर्व है और इस पर्व पर स्नान, दान, ज्ञान मंथन के साथ ही अमृत प्राप्ति की बात भी कही गई है। कुंभ का बौद्धिक पौराणिक ज्योतिषी के साथ साथ वैज्ञानिक आधार भी है। इसका वर्णन भारतीय संस्कृति के आदि ग्रंथ वेदों में भी मिलता है। प्रयागराज की महत्ता वेदों और पुराणों में विस्तार से बताई गई है। एक बार शेषनाग से आर्षिवर ने भी यही प्रश्न किया था कि प्रयागराज को तीर्थराज क्यों कहा जाता है। इस पर शेषनाग ने उत्तर दिया कि एक ऐसा अवसर आया जब सभी तीर्थों की श्रेष्ठता की तुलना की जाने लगी। उस समय भारत में समस्त तीर्थों को तुलना के एक पलड़े पर रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। फिर भी प्रयागराज का पलड़ेहा भारी पड़ दहच गया। दूसरी बार सप्तपुरियों को एक पलड़े में रखा गया और प्रयागराज को दूसरे पलड़े पर। वहां भी प्रयागराज वाला पलड़ेहा भारी रहा। इस प्रकार प्रयागराज की प्रधानता होने से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। इस पावन क्षेत्र में दान, पुण्य, कर्म, यज्ञ आदि के साथ साथ त्रिवेणी संगम का अति महत्व है। रामायण के अनुसार यह संपूर्ण विश्व का एकमात्र स्थान है जहां पर 3 नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती मिलती हैं। यहीं से अन्य नदियों का अस्तित्व समाप्त होकर आगे एकमात्र नदी गंगा का महत्व शेष रह जाता है। इस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने यज्ञ आदि कार्य संपन्न कर आर्षि और देवताओं ने त्रिवेणी संगम में स्नान कर अपने आप को धन्य माना। मत्स्य पुराण के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने एक बार मार्कंडेय जी से पूछा, अर्षिवर, यह बताएं कि प्रयागराज क्यों जाना चाहिए और वहां संगम स्नान का क्या फल है। इस पर मार्कंडेय जी ने उन्हें बताया कि प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर से लेकर वासुकी के हृदयोपरि पर्यंत कंबल और अश्वतर 2 भाग हैं और बहुमूलक नाग है। यही प्रजापति का क्षेत्र है जो तीनों लोकों में विख्यात है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर स्नान करने वाले विभिन्न दिव्य लोक को प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। पद्म पुराण कहता है कि यह यज्ञ भूमि है,
देवताओं द्वारा सम्मानित इस भूमि में यदि थोड़ा भी दान किया जाता है तो उसका अनंत फल प्राप्त होता है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा शेष होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। मध्यकाल इतिहास में अकबर के दरबारी अबुल फजल ने आईने अकबरी में लिखा है कि हिंदू लोग प्रयाग को तीर्थराज कहते हैं। यहीं पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। कुंभ का महत्व न केवल भारत में वरना विश्व के अनेक देशों में है। इस प्रकार कुंभ को वैश्विक संस्कृति का महापर्व कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस दौरान दुनिया के अनेक देशों से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति में रचने बसने की कोशिश करते हैं। इसलिए कुंभ का महत्व और बढ़ जाता है। कुंभ पर्व प्रत्येक 12 वर्ष पर आता है। प्रत्येक 12 वर्ष पर आने वाले कुंभ पर्व को अब शासन स्तर से महाकुंभ और इसके बीच 6 वर्ष पर आने वाले पर्व को कुंभ की संज्ञा दी जा रही है। पुराणों में कुंभ की अनेक कथाएं मिलती हैं। भारतीय जनमानस में 3 कथाओं का विशेष महत्व कुंभ पर्व के संदर्भ में पुराणों में 3 अलग अलग कथाएं मिलती हैं। प्रथम कथा के अनुसार कश्यप आर्षि का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री दिति और अदिति के साथ हुआ था। अदिति से देवों की उत्पत्ति हुई तथा दिति से दैत्य पैदा हुए। एक ही पिता की संतान होने के कारण दोनों ने एक बार संकल्प लिया कि वे समुद्र में छिपी हुई बहुत सी विभूतियों एवं संपत्तियों को प्राप्त कर उसका उपयोग करें। इस प्रकार समुद्र मंथन एकमात्र उपाय था। समुद्र मंथन उपरांत 14 रत्न प्राप्त हुए, जिनमें से एक अमृत कलश भी था। इस अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों के बीच युद्ध छिड़ा गया, क्योंकि उसे पीकर दोनों अमृत की प्राप्ति करना चाह रहे थे। स्थिति बिगड़ते देख देवराज इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को संकेत किया और जयंत अमृत कलश लेकर भाग चला। इस पर देवों ने उसका पीछा किया। पीछा करने पर देवताओं और दैत्यों के बीच 12 दिनों तक भयंकर संघर्ष के दौरान अमृत कुंभ को सुरक्षित रखने में बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा ने बड़ी सहायता की और उनके हाथों में जाने से कुंभ को बचाया। सूर्य भगवान ने कुंभ की फूटने से रक्षा की और चंद्रमा ने अमृत छलकने नहीं दिया। फिर भी संग्राम के दौरान मची उथल पुथल से अमृत कुंभ से 4 बूंदें छलक की गईं। यह अलग अलग 4 स्थानों पर गिरीं। इनमें से एक गंगा तट हरिद्वार में, दूसरी त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तीसरी क्षिप्रा तट उज्जैन में और चौथी गोदावरी तट नासिक में। इस प्रकार इन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्ति की कामना से कुंभ पर्व मनाया जाने लगा। कुंभ की कथाओं के अनुसार देवता और व्यक्तियों में 12 दिनों तक जो संघर्ष चला था, उस दौरान अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें जिन स्थानों पर गिरी थीं, वहां कुंभ मेला लगता है, क्योंकि देवों के इन 12 दिनों को 12 मानवीय वर्षों के बराबर है माना गया है। इसलिए कुंभ पर्व का आयोजन 12 वर्षों पर होता है। जिस दिन अमृत कुंभ गिरने वाली राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग हो, उस समय पृथ्वी पर कुंभ होता है। राशि विशेष में सूर्य और चंद्रमा के स्थित होने पर उक्त 4 स्थानों पर शुभ प्रभाव के रूप में अमृत वर्षा होती है और यही वर्षा श्रद्धालुओं के लिए पुण्यदायी मानी गई है। इस प्रकार से वृष के गुरु में प्रयागराज, कुंभ के गुरु में हरिद्वार, तुला के गुरु में उज्जैन और कर्क के गुरु में नासिक का कुंभ होता है। सूर्य की स्थिति के अनुसार कुंभ पर्व की तिथियां निश्चित होती हैं, मगर शुरू में प्रयागराज, मेष के सूर्य में हरिद्वार, तुला के सूर्य में उज्जैन और कर्क के सूर्य में नासिक का कुंभ पर्व पड़ता है। अथर्व वेद के अनुसार मनुष्य को सर्व सुख देने वाला कौन पर्व है? कुंभ। कुंभ में स्नान पर्व का भी अपना महत्व होता है। संक्रांति के पूर्व और बाद की 16 घड़ियों में पुण्यकाल माना गया है। मुहूर्त तिथि आधी रात से पहले हो तो पहले दिन तीसरे पहर में पुण्यकाल बताया गया है, और यदि मुहूर्त तिथि आधी रात के बाद हो तो पुण्यकाल प्रातःकाल माना जाता है। इसके अलावा मकर संक्रांति का पुण्यकाल 40 घड्ढी, कर्क संक्रांति का पुण्यकाल 30 घड्ढी और तुला एवं मेष का संक्रांति का पुण्यकाल 20-20 घंटे पहले और बाद में बताया गया है।
प्रयाग में माघ के महीने में विशेष रूप से कुंभ के अवसर पर गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान का बहुत ही महत्व बताया गया है। अनेक पुराणों में इसके प्रमाण भी मिलते हैं। प्रयागराज में प्रमुख धार्मिक मंदिर है, जिसमें शंकर विमान मंडपम, बद्धे हनुमान बंधवा, रामानंदाचार्य मठ, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जगदम्बा मठ, नाग वासुकी शक्तिपीठ, एलोप शंकरी माँ, ललिता देवी मंदिर, कल्याणी मंदिर, भारद्वाज आश्रम मंदिर, शिव कोटि कोटि तीर्थ मंदिर, श्री हनुमान निकेतन मनकामेश्वर मंदिर, पातालपुरी मंदिर प्रमुख हैं। प्रयागराज में कुल 6 कुंभ स्नान पर्व होते हैं। मकर संक्रांति, पौष पूर्णिमा, मौनी अमावस्या, माघी पूर्णिमा, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि। प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इस बार यह प्रमुख स्नान पर्वों की तिथियां: मकर संक्रांति शाही स्नान मंगलवार 15 जनवरी, पौष पूर्णिमा सोमवार 21 जनवरी, मौनी अमावस्या सोमवार 4 फरवरी, बसंत पंचमी रविवार 10 फरवरी, माघी पूर्णिमा मंगलवार 19 फरवरी, महाशिवरात्रि सोमवार 4 मार्च को पड़ेगा। कुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन कुछ कथाओं के अनुसार कुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन के आदिकाल से ही हो गई थी। मंथन में निकले अमृत का कलश हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक के स्थानों पर ही गिरा था। इसीलिए इन 4 स्थानों पर ही कुंभ मेला हर 3 बरस बाद लगता आया है। 12 साल बाद यह मेला अपने पहले स्थान पर वापस पहुंचता है, जबकि कुछ दस्तावेज बताते हैं कि कुंभ मेला 525 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। कुंभ मेले के आयोजन का प्रावधान कब से है, इस बारे में विद्वानों में अनेक भ्रांतियां हैं। वैदिक और पौराणिक काल में कुंभ तथा अर्धकुंभ स्नान में आज जैसी प्रशासनिक व्यवस्था का स्वरूप नहीं था। कुछ विद्वान गुप्त काल में कुंभ के सुव्यवस्थित होने की बात करते हैं, परंतु प्रमाणित तथ्य सम्राट शिलादित्य हर्षवर्धन 717 से 747 ईस्वी के समय से प्राप्त होते हैं। बाद में श्रीमद् आघ जगतगुरु शंकराचार्य तथा उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य ने 10 नामी सन्यासी अखाद्यों के लिए संगम तट पर स्नान की व्यवस्था की। राशियों और ग्रहों से कुंभ का संबंध कुंभ मेला किसी स्थान पर लगेगा, यह राशि तय करती है। वर्ष 2013 में कुंभ मेला प्रयाग इलाहाबाद में लग रहा है। इसका कारण भी राशियों की विशेष स्थिति है। कुंभ के लिए जो नियम निर्धारित हैं, उसके अनुसार प्रयाग में कुंभ तब लगता है जब माघ अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और गुरु मेष राशि में होता है। यही संयोग वर्ष 2013 में 20 फरवरी को होने जा रहा है। 1989, 2001, 2013 के बाद अब अगला महाकुंभ मेला यहाँ 2025 में लगेगा। कुंभ योग के विषय में विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब गुरु कुंभ राशि में होता है और सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है, तब हरिद्वार में कुंभ लगता है। 1986, 1988, 1910 में लगे थे। महाकुंभ मेला हरिद्वार में 2030 में लगेगा। सूर्य एवं गुरु जब दोनों ही सिंह राशि में होते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन नासिक, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। 1980, 1992, 2003 के बाद अब अगला महाकुंभ मेला यहाँ 2030 में लगेगा। गुरु जब कुंभ राशि में प्रवेश करता है, तब उज्जैन में कुंभ लगता है। 1980, 1992, 2004 के बाद अब अगला महाकुंभ मेला यहाँ 2030 में लगेगा। कुंभ में महत्वपूर्ण ग्रह कुंभ के आयोजन में नवग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए इन्हीं ग्रहों की विशेष स्थिति में कुंभ का आयोजन होता है। सागर मंथन से जब अमृत कलश प्राप्त हुआ, तब अमृत घट को लेकर देवताओं और असुरों में खींचातानी शुरू हो गई। ऐसे में अमृत कलश से छलककर अमृत की बूंद जहां पर गिरी, वहां पर कुंभ का आयोजन किया गया। अमृत की खींचातानी के समय चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया। गुरु ने कलश को छुपा कर रखा। सूर्यदेव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के कोप से रक्षा की। इसलिए जब इन ग्रहों का संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ का आयोजन होता है, क्योंकि इन 4 ग्रहों के सहयोग से
अमृत की रक्षा हुई थी। 12 वर्ष नहीं, हर तीसरे वर्ष लगता है कुंभ गुरु एक राशि लगभग 1 वर्ष रहता है। इस तरह 12 राशि में भ्रमण करते हुए उसे 12 वर्ष का समय लगता है। इसलिए हर 12 साल बाद फिर उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन होता है। लेकिन कुंभ के लिए निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के लिए निर्धारित चारों स्थानों में प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। हर 144 वर्ष बाद यहां महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के संबंध में मान्यता शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का 1 वर्ष देवताओं का दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वीलोक के 144 वर्ष के बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है। इसीलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयाग को माना गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे राधे।